बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ HD के लाइव प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में हाज़िर खिदमत हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब, सीनियर सहाफ़ी व तजज़ियाकार हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को लाने के लिए मुझे बरतानिया भी क्यों ना जाना पड़े, जाऊँगा। और IG के अगवा के बारे में बड़ा टाल मटोल सा जवाब। कैसे देखते हैं आप इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद। पहली बात तो ये है, जो हवालगी वाला एक्स्ट्राडिशन वाला जो केस है, खान साहब, इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको बता दूं। नंबर एक ये है कि जो बरतानिया का जो कानून है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान में उधर किसी बंदे को पाकिस्तान में धमकी दी जा रही है या जान का ख़तरा है, मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं, जान का ख़तरा है, या यहाँ पे किसी ने भी धमकी दे दी है, तो वो अपने बंदे को हवाले नहीं करते किसी भी मुल्क के। नंबर एक मेन चीज़ जो है, ये स्पेशली मियाँ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा अभी तक इंग्लैंड के साथ तबादले का, जो कैदियों के तबादले का या जो इस तरह के लोग हैं जिन पे एलिगेशंस हैं, उनके तबादले का कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो जो मैंने पहले बात की कि धमकी वाली, तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उनके तर्जमानों ने और गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस्तेमाल की है, उसके बाद इंग्लैंड कभी भी मियाँ साहब को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा। अब जो खान साहब ने बात की है, उन्होंने एक बात आपने जो शायद नोटिस नहीं की, उन्होंने कहा जी कि मैं उन्हें कहूँगा ये डिपोर्ट करें मियाँ साहब को। तो अब वो सारा हवालगी वाला या उनको लाने वाला तो सिस्टम वो अलग हो गया है। अब डिपोर्ट करने की तरफ वो आ गए हैं। अब उसमें वो क्या, उनका स्टांस क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं? वो यही कहेंगे जी कि ये आए थे इलाज के बहाने, इलाज करवाने की गरज से आए थे और हम गवर्नमेंट के साथ चीट किया, इन्होंने कोर्ट्स का चीट किया, तो इसलिए अब चूँकि यहाँ पे इलाज तो इनका हो नहीं रहा तो इन्हें वापस भेजें, यही लेंगे ना, इसमें प्ली लेंगे, यही उनका होगा। वहाँ पे इख्तियार करेंगे, अपना जवाब पेश करेंगे कि हमसे ये कह के हैं और यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मियाँ साहब अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो चंद दिन पहले हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश हुई हैं, जिसमें अमेरिका के एक डॉक्टर हैं और इंग्लैंड के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी राय दी है कि ये फ़िलहाल सफ़र नहीं कर सकते और इनके हार्ट के मुतल्लिक़ और दीगर जो भी मामला आते हैं वो उनकी वो तफसीली रिपोर्ट वहाँ पे कोर्ट में सबमिट हुई है। वो कोर्ट का माना ना माना वो एक सब्जुडिस मैटर है, वो एक अलग, उस पर हम बात नहीं करते। या वो प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया है या जो भी है, उनकी जायदाद की जब्तगी है, जो भी, वो एक सेपरेट बहस है। लेकिन बात हो रही है मियाँ साहब के पाकिस्तान लाने की, तो उसमें वहाँ पे एक मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पे किसी डॉक्टर ने तो बनाई है, अब मियाँ साहब के वहाँ पे रहने के लिए मियाँ साहब के लिए जवाज़ काफ़ी हैं, 2 जवाज़। जो आपका मेन सवाल है उसमें बता दूँ कि मियाँ साहब का पाकिस्तान ना आने के लिए 2 जवाज़ काफ़ी हैं। नंबर एक ये है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान में जान का ख़तरा है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से जो बयानात हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि मियाँ साहब यहाँ पे महफूज नहीं है। नंबर 2, मियाँ साहब पेशेंट भी हैं और वो इलाज भी करवा रहे हैं, तो इसलिए मियाँ साहब को वापस लाना इतना आसान नहीं होगा जितना खान साहब कह रहे हैं। बाकी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर वो गवर्नमेंट में है और मियाँ साहब उनके सबसे बड़े हरीफ हैं और इसी नाम का वो नारा लगा के वोट ले आए हैं। तो अगर अब इतना भी ना करें तो इस तरह तो उनका वो सब कुछ ज़ाया हो रहा है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन गेम कर रही है वो भी टोटल आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब गवर्नमेंट की तरफ उनके जो तोपों के रुख हो गए हैं, तो भी गवर्नमेंट को टारगेट अब कर रही है। तो इसमें ज़ाहिर है खान साहब को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ों में तो वो कामयाब हुए हैं खान साहब, लेकिन अब इसमें खान साहब को इस तरह के काम या इस तरह की बातें, इस तरह के बयान देने पड़ेंगे जिससे ये ज़ाहिर हो कि ठीक है जी, बाकी तो कुछ नहीं हो सका। जैसे कि 1 रुपया भी वापस नहीं आया पाकिस्तान में जी। आप जो नारे लगा के आए थे उस पर तो एक पे भी अमल नहीं ना हुआ, 1 रुपया भी पाकिस्तान नहीं आया। ये जो आपने ARU बनाया था, एसेट्स रिकवरी यूनिट, उसकी क्या प्रोग्रेस है मुझे बताएं ना। 1 रुपया बताएं जो उसने रिकवर किया हो,
नाम तो है एसेट्स रिकवरी यूनिट, ARU बना दिया। और इस पर आपको मैं बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी तनकीद की है ARU पे और सख्त तरीन सवाल किए हैं। इस इवन आइनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको उन्होंने चैलेंज किया और इनको बार बार ARU को उन्होंने पॉइंट आउट किया। आज जस्टिस काजी फायदी साहब केस का भी रेफरेंस का भी उसमें आज फैसला, तफसीली फैसला जारी किया। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने वो तहरीर किया फैसला, तो उसमें बड़ा वाज़ेह और क्लियर उन्होंने ARU को उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रेफरेंस दायर हुआ है ये गैर आइनी है। ये जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक अजाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा जी कि ये गैर आइनी तौर पे ये सब कुछ पूरा अमल हुआ है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बड़ा, ये 200 प्लस 225 सफ़ात का ये फ़ैसला है जिसमें उन्होंने इसमें बड़ा वाज़ेह किया। उसमें गवर्नमेंट पे काफ़ी तनकीद उन्होंने की है, स्पेशली ARU पे। तो ये सारा वो चूरन नहीं बिका गवर्नमेंट का ना, मतलब मैं फिर अक्सर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि महंगाई भी आप कंट्रोल नहीं कर सके, आप रोज़गार भी नहीं दे सके, आप 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं दे सके, 50 लाख घर नहीं दे सके, महंगाई ख़त्म नहीं कर सके। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप मियाँ साहब को लाने के लिए अब एक आपने जनवरी का टाइम दे दिया, 3 माह और ले लिया आपने, तो इस तरह वाम लालच लगी रहेगी। तो ज़ाहिर सियासत है, सियासत में ऐसा होता है। दूसरा सवाल आपका था IG वाला, एक निजी TV को इंटरव्यू में खान साहब ने कहा जी कि वो मजाक में बात उड़ा दी उन्होंने IG के जो अगवा वाली, तो उसमें ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। IG साहब अगवा तो हुए हैं, 3 कमेटियां में बनी हैं, जिसमें एक सेनेट की कमेटी बनी है, एक प्रोविंस सिंध की कमेटी बनी है, वजारती कमेटी है, और एक कमेटी बनाई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। अब आर्मी चीफ की जो कमेटी है उसका रिज़ल्ट आने वाला 10 दिन बाद, और शायद आपको याद होगा सिंध पुलिस ने भी टाइम 10 दिन का ही दिया कि 10 दिन में के बाद हम फैसला करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम छुट्टी पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, या हम क्या फ़ैसला लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गालबन 1 महीने का टाइम जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूट की है उनका उन्होंने टाइम लिया हुआ है, और सेनेट ने भी इसी तरह कमेटी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी, इसमें पता चल जाएगा, पता तो है लेकिन पता चल जाएगा मज़ीद, मतलब आप कह लें कि ये कागज़ी शक्ल में आ जाएगा, जैसे सकूत ढाका और दीगर एबटाबाद कमीशन और बाकी जो कमीशन है, इस तरह ये कम से कम एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में आ जाएगा। वो अलग बात है कि इसको पब्लिक किया जाता है या नहीं किया जाता। मेरी राय ये है कि मेरी मतलब मेरा तज़िया ये है, मैं ये समझता हूँ, मेरी नाक़िसुल इल्मी ये है कि ये जो रिपोर्ट होगी पब्लिक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ब्लैक एंड वाइट, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो पोशीदा हो, हर बंदा जानता है। मुझे कोई बताए, क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नहीं पता? ये कोई 5 साल का बच्चा तो उठाया नहीं गया घर से कि जो शनाख्त जिसको नहीं है। अब देखें मीडिया और सारा पूरा मीडिया विक्टिम, इसमें मिनिस्टर्स, अपोजिशन, PDM सारे बाकायदा नाम ले रहे हैं कि DG रेंजर जो है उन्होंने ये किया है, और DG रेंजर हेडक्वार्टर ले जाया गया है इनको, नहीं IG साहब को सुबह 4 बजे, और वहाँ ले जाके एक साइन करवाए गए हैं और ऑर्डर करवाया गया है कि अरेस्ट करें कैप्टन साहब, रिटायर्ड सफदर साहब को। तो इसमें कुछ चीज़ ढकी छुपी तो है ही नहीं। अब ये तहकीकाती कमेटी क्या तहकीकात क्या करनी है वो सुन लें। तहकीकात ये होनी है कि क्या DG रेंजर को किसने कहा। ये बड़ी डिसिप्लिनरी फोर्स है, ये कोई मतलब ऐसे नहीं है, कोई एक वस्करी विंग नहीं है कि जिसमें कोई, ये बड़ी डिसिप्लिनरी फोर्स है, इसमें किसी ने तो अहकाम दिए होंगे। अगर आर्मी चीफ ने इस पे नोटिस लिया है, इस पे उन्होंने कोर कमांडर कराची को कहा कि रिपोर्ट दें, तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि कोई तो बंदा है जिसने ऑर्डर कहा है DG रेंजर को कि IG को उठाएं और ये ऑर्डर करवाएं, और वो समझ लें कि वो बंदा कोई आम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता, बिल्कुल वो कोई MP MNA तो नहीं हो सकता, या वो कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं हो सकता, या कोई माफिया का बंदा तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली कोई बंदा पावरफुल होगा। अब इसमें कड़ियाँ मिलती हैं, जाके इन्वेस्टिगेशन तो हो रही हैं, वो तो सामने आ जाएगी तहकीक का रिपोर्ट, अगर उन्होंने पब्लिक की तो, नहीं तो अनऑफिशियली तो आएगी। लेकिन आप मुझे बताएं कि कड़ियाँ मिल रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट का एक जो है इस वक्त हुकूमती नुमाइंदा
उसका नेफ्यू इसमें कंप्लेनेंट है, मुद्दई है एफआईआर में। और एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो है वो वार्न करता है, वार्निंग देता है और साथ प्रेडिक्ट करता है कि आपको एफआईआर देनी पड़ेगी और आप सुबह होने से पहले पहले एफआईआर दर्ज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं कि एक फेडरल मिनिस्टर ये कह रहा है कि आपको एफआईआर देनी पड़ेगी और एफआईआर आप लॉन्च करेंगे, वो आईजी को कह रहा है। अब 4 बजे आईजी उठाया जाता है, एफआईआर हो जाती है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अरेस्ट हो जाते हैं। फिर एक एमपीए जो है पीटीआई का, उसका भांजा मुद्दई है एफआईआर में, और हुकूमती जो वज़रा हैं वही बयानबाजी कर रहे हैं, सारा भी कर रहे हैं, और आईजी उठाया जाता है, एफआईआर हो जाती है। मुझे बताएं कड़ियाँ किधर जा रही हैं? ये जाके मिल रही हैं वफाकी हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से। तो ये अब सिर्फ पता ये करना है, पता सबको है कि किसने काम किया है, पता ये करना है करवाया किसने है। क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे? प्राइम मिनिस्टर ने अहकाम जारी किए हैं? इसमें मैं आसान कर देता हूँ, मैं जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं अपनी राय ऐड कर देता हूँ। ये जो रेंजर है ये इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर होती है। बिल्कुल। और इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? ब्रिगेडियर रिटायर इजाज़ शाह साहब। ठीक है। और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। तो आप कड़ियाँ मिला लें कि रेंजर अंडर है वज़ीर दाखिला के, और डीजी रेंजर साहब जो हैं वो उसको उठवा रहे हैं और हेडक्वार्टर बुलवा रहे हैं, रेंजर हेडक्वार्टर वहाँ पे साइन करवा रहे हैं, ऑर्डर हो रहे हैं अरेस्ट करने के। और वफाकी हुकूमत का ये एक एमपीए का भांजा जो है वो मुद्दई है, और वफाकी मिनिस्टर ये कह रहा है जी कि पर्चा होगा और तुम्हें देना पड़ेगा सुबह होने से पहले पहले। तो इन्वेस्टिगेशन तो मेरे ख्याल में ये 2 घंटे का काम है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। तो ये बड़ा आसान सा काम। बाकी जो खान साहब का मुस्कुराने वाली बात है, ये लतीफ़ा समझने वाली बात है, तो अगवा तो वो हुए हैं आईजी साहब, तो जो मुस्कुराए तो शायद हो सकता है कि उनके इल्म में हो और वो इस बात में मुस्कुराए हों कि यार ये भी कोई बात करने वाली है। तो इसी तरह मरीम नवाज़ ने भी कहा कि कराची वाक़े की उस पर जो इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जनवरी में ये जो हुकूमत है वो चली जाएगी। प्रेडिक्शंस होती रहती हैं। ये जो आपने पहली बात की है कि इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, बात उनकी दुरुस्त है कि ज़रूरत ही नहीं है इंक्वायरी की। वो तो बात मैंने पहले सवाल में मैंने जवाब दे दिया है कि उसमें वाकई ज़रूरत नहीं है। वो तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं, सबको पता है। सिर्फ इसको जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है। अगली बात जो है कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। प्रेडिक्शंस होती रहती हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है वो चलती प्रेडिक्शंस पे है। यहाँ पे शेख रशीद साहब हर न्यूज़ बुलेटिन में एक प्रेडिक्शन देते हैं, वो हर महीने बाद एक देते हैं। जनवरी में सफाया हो जाएगा, फरवरी में झाड़ू फिर जाएगा, मार्च में तपड़ी लगेगी, और अप्रैल में फर्श धोया जाएगा, मई में आंधी आएगी, जून में बारिश आएगी। तो ये प्रेडिक्शंस पे गवर्नमेंट ये सियासत चलती है। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैंने अक्सर बात करता हूँ कि जब तक इदारे गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है, अनटिल अनलेस कि पब्लिक सड़कों पे आ जाए। और पब्लिक सड़कों पे इस तरह आए कि फिर दमादम मस्त कलंदर हो, फिर इस्टेब्लिशमेंट को स्टेप बैक करना पड़ेगा मजबूरन। और जो कि मैं आपको एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि अब बज़ाहिर जो मेरी प्रेडिक्शन है और मेरा अंदाज़ा है और मेरा तज्ज़िया है कि, और मेरी एक सहाफ़त के तालब इल्म होने के नाते जो मैं समझ रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी इतनी वो मासूम नहीं है। उनको भी पता है कि हमारी जागन सही हो रही है। ठीक है, ठीक है। आवाम के दिलों में ये एक तासर पैदा हो रहा है कि शायद ये महंगाई और ये बाकी चीज़ें जो है इनकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसलिए आज नहीं तो कल इस्टेब्लिशमेंट को स्टेप बैक करना पड़ेगा, और वो कर रही है। तो ये हुकूमती जो बुखलाहट है वो भी सामने आ रही है। तो उसमें हुकूमत को बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। फिर मैं अगेन वो बात करूँगा कि आप सारी चीज़ें छोड़ के, मियाँ साहब कोई साल और भी नहीं आएंगे पाकिस्तान को, तो इकॉनमी उनके आने या ना आने से बेहतर नहीं हो जाएगी। मियाँ साहब के आने से अगर आपकी मईशत बेहतर होती है, आपकी महंगाई ख़त्म होती है, आपकी बेरोज़गारी ख़त्म होती है, तो वेलकम, आवाम भी आपको सपोर्ट करेगी। आप मियाँ साहब को लाएं जैसे भी लाएं। तो अगर मियाँ साहब के आने या ना आने से महंगाई का या इकॉनमी का या बेरोज़गारी का तल्लक नहीं है, तो मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट से कि आप मियाँ साहब के पीछे भागने के बजाय, टाइम ज़ाया करने के बजाय आप अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। ठीक है। और आखिर में जो सदर FATF ने जो कहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखेंगे
जैसा कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद कर दिया हुआ है, 6 निकात रह गए हैं। उसमें बात 6 निकात की नहीं है, बात ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। हम तो आप देखें पाकिस्तान ने ही सब कुछ खोया है। अमेरिका में एक 9/11 होता है, आज तक उसका रोना रोया जाता है, आज तक हमें उसका विक्टिम्स आज तक हमें उसका मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ऐसा ही एक सिर्फ 9/11 हुआ, और मुझे बताएं पाकिस्तान में 9/11 जैसे कितने 9/11 हुए, और पाकिस्तान को फिर दहशतगर्द कहा जाता है। पाकिस्तान तो खुद इसमें पाकिस्तान ने हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी की जंग में। पाकिस्तान ने तो सिर्फ खोया ही खोया है। जी। पाकिस्तान तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर अमेरिका ने हमें फंडिंग की है, हमें फंड्स दिए हैं, तो उसमें उन्होंने हम पे एहसान नहीं किया। बिल्कुल हमने अगर उन्होंने हमें $1 दिया है तो हमने $1 के बदले में हमने हज़ारों जानें ज़ाया भी की हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने हज़ारों जानें जो हैं वो कुर्बान की हैं। हमारे सिविल इदारों ने, हमारे पुलिस ने, हमारी अवाम ने, आपके सामने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है। सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हुआ है दहशतगर्दी से। जी। आप अभी रिसेंटली ये कराची का आप ले लें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ है, फिर चाइना वाला जो एम्बेसी वाला, फिर उसके बाद दाता साहब वाला, ये जो है करबला गामे शाह, फिर मज़ारात। आज आप देखें आलम ये है कि आप मज़ार जो हमारे बुज़ुर्गों के औलिया करम के मज़ार ऐसे थे कि जहाँ पे हम जाके दिल की बात रोया करते थे। हमारा अकीदत का रिश्ता है इन मज़ारों के साथ और इन औलिया कराम के साथ। तो वहाँ पे भी अब आप आलम ये है कि आपको 20 जगह पे आपको स्कैनिंग करवानी पड़ती है, तलाशी देनी पड़ती है, और वहाँ पे भी SOPs जो उन पे अमल दरामद करना पड़ता है, मुकम्मल अमल करना पड़ता है, और वहाँ पे भी आप खुद को महफूज तसव्वुर नहीं करते। तो मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा मुतासर तो पाकिस्तान हुआ है दहशतगर्दी से। बिल्कुल। और ये जो फैटफ है वो ये कह रहे हैं जी कि हमने दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, हम ही सब करते हैं। भाई हम तो, क्या कोई बंदा ऐसा होता है वो कहे जी कि यार ये पैसे लो और मेरे घर वालों को मारो? ये गलत है। ये एक इंटरनेशनल एक गेम है जिसमें हमारा दुश्मन हमसाया मुल्क इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए बहुत बड़ी गेम है। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और फरवरी तक टाइम दिया है बाकी 6 निकात पे अमल दरामद के लिए। तो अल्लाह करे कि सारे मामला ठीक हो और हम जो है वो इस जो मुश्किल वक्त इससे सुरखरू हों। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है मलिक महमूद अहमद खोखर साहब। आज का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।